हेलो एवरीवन। टुडे आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ एंड दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ के फिज़िक्स बुक and I think it will be the same in other provinces board books too or that is radioactivity. uh, इस चैप्टर के जो टॉपिक्स मैं इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में कवर करूँगा दैट इज़ फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एटम एंड स्पेसिफिकली द न्यूक्लियस. हम उसके प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर पे बात करेंगे. नेक्स्ट वी विल गो टूवर्ड्स रेडियो एक्टिविटी. होती क्या है रेडियो एक्टिविटी? और हाफ लाइफ के मुतालिक पढ़ेंगे. न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस क्या होती हैं, न्यूक्लियर डीके क्या होता है, एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ द न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन एंड और हम कैसे इसको एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज़ करते हैं. So first of all, let's start with the basic because radioactivity is always related to nucleus of an atom. So let's first understand what is atom and what is nucleus. सबसे पहले जो भी आप मैटर देखते हैं, कोई भी चीज़ आप देखते हैं, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल कॉल्ड एटम. और एटम, ये सारी दुनिया जो भी आप चीज़ देख रहे हैं, आप ये कंप्यूटर स्क्रीन आप जो देख रहे हैं ये भी एटम से बना हुआ है. जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं दैट इज़ एटम, कंपोज्ड ऑफ एटम्स. और एटम जहाँ भी हो उनका एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ shown here. In the center we have a very small volume or that is called nucleus. उसके इर्द गिर्द एक क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. It's debatable that it's a particle or a wave, but let's now assume that it's a cloud. Generally atom का it's in a spherical shape और इसका जो diameter होता है, talking in general because every atoms have different diameter, it is normally 10 raised to power minus 10 millimeter. So it means that एक मीटर के अगर हम 10 power 10 parts करें तो उसमें से जो एक part होगा that will be the diameter of this atom. And interestingly nucleus is much smaller than that. That is 5 times 10 power 5 times smaller than that. So you can imagine how small the nucleus is. और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एटम का most of the weight, almost 99% of the mass is situated in the nucleus. और remaining जो space होती है that is empty. So आप जो भी चीज़ देख रहे हैं, let's go back to your laptop or your chair जिस पे आप बैठे हुए हैं, इसका 99% of the volume is empty. That is all about the structure of atom. Now let's go to the nucleus कि nucleus के अंदर क्या होता है. और nucleus हमने जिस तरह देखा कि it is occupies very small volume. और इसमें दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं. वन इज़ प्रोटॉन एंड वन इज़ न्यूट्रॉन. दैट इज़ हाईलाइटेड हेयर इन येलो. सो वन इज़ न्यूट्रॉन एंड वन इज़ प्रोटॉन. अब इसके मुतालिक हम डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है. इनका वेट ऑलमोस्ट सेम होता है बट न्यूट्रॉन इज़ अ बिट हेवी. इट्स अ बिट हेवी पार्टिकल देन प्रोटॉन. और इस पे चार्ज जो होता है इट टेक्स नो चार्ज.
On the other hand, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, बट अ बिट लाइटर, and it has +1 charge. uh, so and it's not that कि हर न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होगा. इट इज़ पॉसिबल कि एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन हो ही ना या प्रोटॉन हो ही ना. और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो. So just to specify the number of protons in a nucleus, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. ठीक है. और atomic number is the number of protons. It is denoted by Z. और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, उसका ये वी नो ऑल नो कि हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है. तो उसके बॉटम लेफ्ट पे हम एक सिंबल नंबर लिखेंगे. इस केस में मैंने Z लिखा है. जनरली इट्स अ गिवन नंबर, आइदर 1 2 और 3, विच डिनोट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और दूसरा जो होता है दैट इज़ न्यूक्लियन नंबर. It is the total number of nuclear particles inside the nucleus. So इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं. I will write that. Okay. So atomic number is number of protons, and nucleon number is number of protons plus number of neutrons. All right. और फिर एक और नंबर होता है न्यूक्लियन नंबर. हम सिंबल के टॉप लेफ्ट पे लिखते हैं. दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए. फिर तीसरा जो नंबर है दैट इज न्यूट्रॉन नंबर. इट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. So and we can calculate this by the subtraction of atomic number from the number of nucleons. कुछ एग्जांपल मैं देता चलूँ. आयरन जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर 26 प्रोटॉन्स होते हैं. सो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 26. और इसमें 30 न्यूट्रॉन्स होते हैं. इसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं इनका सम 56 बनता है. दैट इज़ इट्स न्यूक्लियन नंबर. एंड Fe is its symbol. Similarly for nitrogen, atomic number is 7 and nucleon number is 15. कुछ रूल्स हैं. एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं. वाई? बिकॉज atom is fundamentally a neutral particle. So जितने उस पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने उसमें नेगेटिव चार्जेस होंगे, सो दैट उनका सम जो है ज़ीरो हो. सो कोई भी अगर एटम है उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होंगे. दूसरा, अगर किसी का कोई एटम सेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन है, तो इसका एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा. येस, न्यूक्लियन नंबर कैन चेंज बट एटॉमिक नंबर विल ऑलवेज स्टे द सेम. सो कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है. हमेशा इट विल बी 6. इट कैन नॉट चेंज एट एनी मोमेंट in any condition. Now there is an interesting question that I would like to ask at this point, that हमने बात की कि इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है और न्यूक्लियस को मैं अगर जूम करूं, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. P इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल 5. इसी तरह से
एन जो है इसमें वो भी 5 है. लेट्स टॉक अबाउट एनी पार्टिकल. और हमने बताया है कि ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 5 ही होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल stay the same. So 1 electron, 2, 3, 4, 5. अब हर इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज कैरी करता है. सो -1, -1, -1, -1, -1. सो इसमें और न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो +5 होगा. ओवरऑल अगर हम इस पे चार्ज निकालें दैट विल बी 0. Now, there is an interesting question here. Is one thing I would like to tell here is कि पॉजिटिव अगर पॉजिटिव के साथ हो, पॉजिटिव और पॉजिटिव they will repel each other. नेगेटिव और पॉजिटिव हो they will attract each other. Opposite always attracts. और नेगेटिव हो तो दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर. अगर हम न्यूक्लियस पे फोकस करें, हमारे पास 5 प्रोटॉन्स हैं. सो आई विल लाइक टू जूम इट हेयर. सो वी हैव दिस न्यूक्लियस 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 protons that have positive charge, but they are staying inside nucleus. However, हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव में रिपल्शन होगी. So how they are glued together? So इसका आंसर ये है कि इसके अंदर सिर्फ ये फोर्स नहीं होगी. There is another force called nuclear force. So that is inside the nucleus. और न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है कि इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखता है. ऑफ कोर्स देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन. देयर विल बी रिपल्शन, बट एट द सेम टाइम they will experience the nuclear force, or nuclear force that will be attractive. So nuclear force इस पे इधर लगेगा और इस पार्टिकल पे इधर लगेगा. And the net nuclear force, net force जो इस पे लगेगा, that will be equal to nuclear force minus repulsive because of the charging force. इसको हम कूलम फोर्स कहते हैं. That will be greater than 0. जिस भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो देन कूलम फोर्स, दैट इज़ अ स्टेबल न्यूक्लियस. और जितना ये न्यूक्लियर फोर्स कम हो दैट इज़ अनस्टेबल न्यूक्लियस. और उतने उसके टूटने के चांसेस होंगे उस न्यूक्लियस के. नॉर्मली दिस हैपन्स फॉर हेवियर न्यूक्लियस जिनके एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80 हो. That is for example uranium or rutherfordium for example. इन सब एलिमेंट्स में न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम होती है. दैट्स वाई दे आर अनस्टेबल. और जब अनस्टेबल होते हैं तो दे परफॉर्म रेडियो एक्टिविटी. सो व्हाट इज़ अ रेडियो एक्टिविटी? इट इज़ द रिलीज ऑफ पार्टिकल्स बाय एन एटम. कोई भी एटम हो जब भी अनस्टेबल होगा इट विल रिलीज पार्टिकल्स. इट विल रिलीज ये जो पार्टिकल्स होते हैं इट कैन बी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, और इट कैन बी अ वेव in the form of energy or a ray. सो इन पार्टिकल्स को हम रेडिएशन कहते हैं और इनकी 3 अक़साम होती हैं. फर्स्ट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल,
सेकंड इज बीटा, थर्ड इज गैमा। फर्स्ट टू जो हैं हमारे पास पार्टिकल्स हैं, एंड द लास्ट वन इज अ रे। Sorry, this is a particle. Particle means it will have mass and it will occupy some space, but this is ray or energy. It means that it will not have a volume and it won't occupy a space. So अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं, हीलियम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो भी बच जाता है दैट इज कॉल्ड एन अल्फा पार्टिकल। इट मीन्स दैट अगर मैं हीलियम न्यूक्लियस बनाऊँ, लेट्स ड्रॉ अ हीलियम न्यूक्लियस, प्रोटॉन इज इक्वल टू 2, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन भी दो ही होंगे। अगर इसमें से मैं अब इस पे नेट चार्ज जो है ज़ीरो है, न्यूक्लियस पे +2 है और इलेक्ट्रॉन पे -1 है, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल दूं तो व्हाट वी विल लेफ्ट विद इज दिस, एंड दिस पार्टिकल इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ओके, इस पे चार्ज क्या होगा, +2, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 2, और इसका न्यूक्लियॉन नंबर क्या होगा, इट विल बी 4। सो इसका चार्ज बहुत ज़्यादा है, इट्स हैवी कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स, और या दिस इज़ ऑल अबाउट इट। दूसरा जो पार्टिकल है इट्स बीटा पार्टिकल, इट्स समटाइम इट्स it can have a negative charge or a positive charge. It is just like an electron. So इसका mass it will be the same as electron, size भी electron जितना होगा, so it means that it's a very heavier than alpha particle, और इस पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। सो इन केस ऑफ negative charge we call it electron, and in case of positive charge we call it positron. तीसरी जो है gamma rays, we know these are highly energetic electromagnetic radiations. They have very high energy. X-rays से भी high energy होती है, so it can even pass through your body. Now I'll quickly summarize the difference between these three particles. अल्फा पार्टिकल तब रिलीज होगा जब एक एटम का ये वाली जो चीज़ है n/z, what does it mean? It means that it's neutron to proton ratio जो है that is low. And generally it's the case for lighter particles. heavier particle में n/z की वैल्यू ज़्यादा होती है, and that's why they release such particles. इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, अब एक एटम से अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकला है तो एटम का चार्ज इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पॉजिटिव जब निकला है तो इसका मतलब ये है कि इस एटम में से प्लस निकले हैं तो नेगेटिव ज़्यादा हुए हैं, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज़ बाय 2। सो इनिशियली अगर इसका ज़ीरो है तो फिर -2 हो जाएगा। सेकेंडली इसका मास डिक्रीज़ होगा बिकॉज वी हैव टू कंजर्व मास, और वही मास अल्फ़ा पार्टिकल में चला गया। बीटा पार्टिकल्स तब होते हैं इसके कन्वर्स जब n/z की वैल्यू हाई होती है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इज़ हाई, सो it means that we have more neutron than protons,
So what will happen is that neutron will split into positron and electron. And now अगर हम दोनों साइड पे चार्ज को बैलेंस करें, +1 -1, ओवरऑल चार्ज जो हमारे पास आता है ज़ीरो आता है, इस वजह से न्यूट्रॉन पे भी ज़ीरो चार्ज होता है, विच आल्सो ओबेज द लॉ. आल्सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम सम करें तो वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा. सो इट कंजर्व्स द एनर्जी, इट कंजर्व्स द चार्जेस. और ये प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ दिस पार्टिकल इज़ रिलीज्ड. इज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि एटम का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा बिकॉज ज़ीरो से +1 पे गया एटम. सो और इलेक्ट्रॉन का मास रिलेटिवली इट्स 1800 टाइम्स लेस देन प्रोटॉन. सो ओवरऑल इस पे जो मास का इफेक्ट होगा इट्स नॉट दैट कंसिडरेबल, वी कैन निगलेक्ट इट. गेमा रेज में इट्स एनर्जी लॉस, ओवरऑल एटम की एनर्जी कम हो जाएगी और चार्ज एटम का उतना ही रहेगा. और यस, नाउ एक्सपेरिमेंटली अगर हमारे पास एक एटम रेडिएशंस रिलीज़ कर रहा हो, हमने आइडेंटिफाई कैसे करनी है कि दैट इज़ दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेडिएशन. तो उसको ज़ाहिर बात है हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे बिकॉज वी कांट सी देम बाय नेकेड आई. One is using electric field and another is magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो करेगा कि इनके चार्जेस को यूज़ करेगा बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर. इस प्रिंसिपल के बेस पे हम क्या करेंगे कि एटम जो है वो यहाँ पे रख देंगे इन द बॉक्स, and that box should be made of lead. Why lead? Because इसमें से पार्टिकल्स इस तरफ नहीं जा सकेंगे, इधर भी नहीं जा सकेंगे और इधर भी नहीं जा सकेंगे. इट विल मूव स्ट्रेट. जब हम इनको एक डायरेक्शन में डायरेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कोई प्लेटें रख रहे हैं एंड वन प्लेट इज़ चार्ज्ड विद पॉजिटिव and the other plate is charged negatively. So जब ये रेज इसमें से गुजरेंगे तो जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो as we all know it will deflect towards जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा it will deflect there. जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा it will be deflected there. और जो न्यूट्रल होंगे they won't be deflected, they will go straight. और यहाँ पे हम एक फॉयल रखेंगे, नॉर्मली वी कॉल इट फोटोग्राफिक प्लेट. और उस पर क्या होगा कि ये जब पार्टिकल्स हिट करेंगे तो वो कलर चेंज कर लेंगे इसका. सो वी विल सी दैट यहाँ पे अगर सेंटर से नीचे आया है तो जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे हिट किए उससे उस पर कलर फॉर एग्जांपल रेड आ गया. So we will see that okay यहाँ पे particle ने hit किया, so we have some alpha rays. And similarly for others. इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी हम रख सकते हैं. अगर हम पेज पे into the plane अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें so beta rays will deflect beta rays will deflect clockwise. That is again according to Fleming's left hand rule. If the magnetic field is into the page so it will rotate clockwise and because they have positive charge, negative charge. Alpha particle have positive charge so it will deflect anti-clockwise. Gamma rays पे charge नहीं होता, again they will go straight. So this is how we can detect them using magnetic field. फाइनली इन पे बात करेंगे रिलेटिव आयनाइजेशन एबिलिटी. आयनाइजेशन एबिलिटी क्या होती है कि तुम आयनाइज करो एक चीज़ को.
आयनाइज से निकला है टू मेक आयन। आयन क्या होता है? जिस पे चार्ज हो, प्लस या माइनस। तो अगर मैंने आयन बनाने हैं तो मुझे आयन्स लाने होंगे, because what will happen is positive will try to uh, take up positive charges will take up electron to become stable, और इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन आपसे छीने जाएंगे you will have positive charge. So this is called ionization power. So ionization power हमें पता है it will again depend upon the charge of the particle. जिसका पार्टिकल का चार्ज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन पावर होगी। सो अगर मैं यहाँ पे पूछूँ, अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, इट्स +2, सो इट विल हैव मोर आयनाइजेशन पावर। बीटा पार्टिकल में -1 होता है या +1 होता है, सो लेस कंपेरेटिवली, और इस पे 0 होता है, सो इट हैज़ नो आयनाइजेशन एबिलिटी। सिमिलरली रिलेटिव पेनिट्रेशन एबिलिटी। अब पेनिट्रेशन एबिलिटी ये है कि मैं यहाँ पे शीट रख दूँ और यहाँ से लेट से बुलेट आती है, तो बुलेट इसमें से कितना पास करती है, दैट विल बी इट्स पेनिट्रेशन एबिलिटी। अगर कोई यहाँ पे हिट करके थोड़ा सा ट्रेवल करती है, इट मीन्स दैट इट गोज इट्स पेनिट्रेशन एबिलिटी इज़ लो। अगर कोई यहाँ से आर पार हो जाती है, इट्स पेनिट्रेशन एबिलिटी इज़ मोर। सो अल्फ़ा पार्टिकल्स पेनिट्रेट इतने नहीं करते हैं बिकॉज दे आर हैविंग मोर मास एंड दे क्रिएट आयनाइजेशन। सो इवन एक शीट ऑफ पेपर भी इनको रोक लेता है, इट हार्डली पासिस थ्रू अ शीट ऑफ पेपर, और एयर में इट गोज़ अ फ्यू सेंटीमीटर, उसके बाद आगे नहीं जा सकते। So alpha particle will have the least penetration ability. Gamma particles की penetration ability सबसे ज़्यादा होगी, and then beta, and then so beta की कैसे, beta पे भी प्लस चार्ज है but it's relatively low, और इसका मास भी कम है। सो जिस बॉडी का मास कम हो वो उतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। एल्यूमिनियम में इट कैन गो अ फ्यू मिलीमीटर। एल्यूमिनियम, यू नो, इट्स अ डेंस ऑब्जेक्ट। एयर में इट कैन गो, इट्स लेस डेंस, सो इट कैन गो अप टू 1 मीटर। अगेन गेमा पार्टिकल पे चार्ज ज़ीरो होता है, सो गेमा पार्टिकल को और भी डेंस पार्टिकल अगर हम ले, लेड इज़ मोर denser than aluminium, so it can even travel a few centimeter in lead. और एयर में तो they won't be stopped by air, it can go infinite distances in air. That's why gamma particles are since penetration ability इनकी ज़्यादा है, they can be more dangerous because in air they won't be stopped. अगर कोई पार्टिकल हम पेशावर में छोड़ दें तो वो करीब करीब के गांव तक भी पहुंच सकता है, बट इट्स इफेक्ट विल बी लेस compared to alpha particle because it has +2 charge. It will create ionization, and although it travels less, but अगर कहीं आपको लगे तो its effect will be more severe. So this is all about this topic. We have studied the properties and structure of atom. We talked a bit about radioactivity, and for the next topic, see you in the next lectures.